हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना वृत्त कंप्लीट कर चुके थे, जो कि आपका क्या था, प्रश्नावली 10। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 11 ना, अध्याय 11। ये क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पुराने वाले जो बहुत पुराना बुक है उसमें प्रश्नावली 10 में रचना था, जो कि कट चुका है ना, इसलिए अगर आप वो बुक लिए तो अपना मिलाना, वो आपका चैप्टर 12 होगा और नए बुक के हिसाब से आपका चैप्टर 11 है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखो, आपने पढ़ाई होगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के बारे में सब कुछ आप जानते हो कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर इस निश्चित बिंदु के परितः बनाई गई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और इस समान दूरी को आप क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो। आपको ये जो इस निश्चित बिंदु के परितः जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर को आप क्या बोलते हो, वृत्त। तो अगर इसके चारों तरफ की आप लंबाई ले लो तो उस लंबाई को आप क्या बोलते हो, परिधि ना। उस पर लंबाई को क्या बोलते हो। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि की फार्मूला, अगर वृत्त का त्रिज्या r है तो परिधि का फार्मूला कितना होता है, 2πr। अगर वृत्त का त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14 ना, वो जरूरत के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। फिर अब आपने इसके पहले वाले जब वृत्त आपको पढ़ा रहे थे वहां पर हल्का सा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में बताए थे। तो इस चैप्टर में हमको बस वही लेके चलना है पूरा। जैसे मान लो कि यह आपका क्या है, एक वृत्त है। अब वृत्त पे स्थित कोई भी दो बिंदु लो, तो वृत्त पे स्थित किसी दो बिंदु के बीच का जो वृत्त का भाग होता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। तो ये आपका लघु चाप है और ये आपका दीर्घ चाप है। जैसे मान लो ये पॉइंट हमने बोला ए और इस पॉइंट को हमने बोला बी, तो चाप को लिखना होगा तो आपका चाप क्या है, ए, चलो बी ना, ए और बी ये आपका चाप है। इसको लिखने का तरीका ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, चाप ए बी। अब ये आपका चाप ए बी इधर भी हो सकता है, आपका चाप ए बी ये भी तो ऐसे होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बीच में एक पॉइंट लिख देते हैं। अगर हमको इधर का चाप बताना है तो चलो इस पॉइंट को मान लो हमने बोल दिया x और इधर के पॉइंट को हमने क्या बोल दिया y। तो अगर हमको इस चाप को बताना होगा तो हम क्या लिखेंगे, चाप a x b, और इस चाप को लिखना होगा तो हम लिख देंगे चाप a y b। तो ये आपका क्या है, लघु चाप है और ये आपका क्या है, दीर्घ चाप है। तो चाप क्या होता है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के जो वृत्त का हिस्सा होता है, जो वृत्त का भाग होता है, उसी वृत्त के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अब मान लो यहां कहीं आपका क्या है, सेंटर है, केंद्र है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं को आप केंद्र से मिला दो तो वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को आप त्रिज्या कहते हो। तो क्या ये आपको जो क्षेत्रफल मिला, ये आपको एक क्षेत्रफल मिला कि नहीं मिला, इन त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच। तो चाप और चाप के अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं को जब आप केंद्र से मिलाओगे तो आपको त्रिज्याओं के बीच और चाप के बीच, त्रिज्याओं और संगत चाप। अब यहाँ पर हम बार बार बोलेंगे संगत चाप। संगत चाप का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे अब ध्यान समझना, हमने ये एक वृत्त ये लिया, इसका एक त्रिज्या ये लिया, एक त्रिज्या ये लिया। इस त्रिज्या के संगत चाप माने इस त्रिज्या से बना जो चाप है। समझ में आ रहा है ना, जब संगत चाप बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा। तो इनके बीच का ये जो क्षेत्रफल होगा, इसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड ना। त्रिज्य खंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। अब आपका दो क्षेत्रफल, अब अपने पुरानी इसी फिगर पर, तो ये त्रिज्या हुआ और त्रिज्या के ये संगत चाप हुआ, तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है, इसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो अब ये भी तो आपका त्रिज्यखंड है और फिर आपका ये भी तो त्रिज्यखंड है, बोलो ये भी तो त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर ना, लघु त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर। और इस त्रिज्यखंड को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड ना, दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड समझ में आ रहा है ना। त्रिज्यखंड क्या होता है कि जीवा और जीवा के संगत चाप
के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है। अब फिर आपका एक आता है, ध्यान से इधर देखना, वृत्तखंड। त्रिज्यखंड समझ में आ गया ना। वृत्तखंड क्या होता है, जैसे अगर हम कोई एक जीवा ले ले, क्या ले, और आपको पता है ना वृत्त में जीवा क्या होती है, वृत्त पे स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हो। वृत्त पे स्थित किसी भी दो बिंदु, ये दोनों बिंदु कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर स्थित होना चाहिए। तो वृत्त पे स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा। तो इन जीवा और संगत चाप, और संगत चाप बोले यानी इससे एक चाप ये बना और एक चाप ये बना। अगर हम लघु का बात कर रहे हैं तो यानी ये क्षेत्रफल। ठीक है। तो चाप जीवा और जीवा के संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये आपका छोटा वृत्तखंड है, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड। और ये पूरा अगर आपको जो देख रहा है, ये पूरा, ये भी तो इसी जीवा के संगत चाप एक नहीं है, बोलो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। इसको वही माइनर सेगमेंट बोलोगे और इसको आप क्या बोलोगे, मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दो बात आप याद रखना, एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्याओं तथा संगत चाप, इसको चाप ही कहते हैं ना। त्रिज्याओं तथा संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा, और जीवा और संगत चाप के बीच जो क्षेत्रफल होगा वह वृत्तखंड कहलाएगा। तो दो ही वर्ड है, एक त्रिज्यखंड और एक वृत्तखंड। त्रिज्या, अगर त्रिज्या का बात आ रहा है, त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, और जीवा का बात आ रहा है तो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल वृत्तखंड। तो दो तरीके का त्रिज्यखंड, दो तरीके का वृत्तखंड, एक छोटा वाला लघु, बड़ा वाला दीर्घ। ऐसे छोटा वाला और बड़ा वाला दीर्घ। समझ में आ रहा है इतना बात ना। तो हम लोग को इन क्षेत्रफलों का फार्मूला डेराइव करना ना, कितना होगा डायरेक्ट। अब बताओ, क्या ये दोनों चाप का, जब आप देखो ये चाप ही तो है, ये चाप का एंड पॉइंट है, जब इनसे होके जाने वाली रेडियस केंद्र पर कुछ कोण अंतरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यानी मान लेते चलो कितना कोण अंतरित किया, थीटा। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाला त्रिज्यखंड। ये जो त्रिज्यखंड है ये केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, या ना, तो केंद्र पर थीटा कोण वाला त्रिज्यखंड या थीटा कोण अंतरित करने वाला त्रिज्यखंड। तो अब हम देखेंगे, अगर ये 30 अंश का कोण हो तब त्रिज्यखंड कितना होगा, 25 अंश कोण हो तब त्रिज्यखंड कितना होगा, 60 अंश हो, 45 अंश हो, कुछ भी कोण हो, अगर थीटा कोण है उस समय त्रिज्यखंड कितना होगा, अगर हमें रेडियस पता हो। अब तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हेडिंग डालो, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम इतना लिख दिया, ऐसे 6 लिख के, समझ रहे हो ना ये क्षेत्रफल को बात। अब ध्यान से देखना, आपको ये पता होगा एक वृत्त में कुल कितना अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपका एक पूरा सर्कल है, ध्यान से देखना, ये सेंटर हुआ, ये आपका पहली त्रिज्या है और मान लो ये आपकी दूसरी त्रिज्या है, ठीक। तो अब बताओ इनके बीच कुछ ये क्षेत्रफल एक नहीं है। आप इस त्रिज्या को पकड़ो और लेके घुमाते 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 पूरा यहाँ पर आ जाओ। तो जब आप पूरा यहाँ पर आओगे तो आपको पूरा ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा, पूरा यानी पूरा क्षेत्रफल यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यानी जब आप जब पूरा घूम गए यानी 360 डिग्री घूमे, बोलो, अगर पूरा घूमे तो यानी 360 डिग्री घूमे। तो अगर आपने 360 डिग्री घूमा तो आपको कुल कितना क्षेत्रफल मिला, पूरा क्षेत्रफल मिला। और एक वृत्त का पूरा क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, अगर किसी वृत्त का रेडियस आर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। एक एक नियम पता है ना आपको, एक एक नियम में क्या होता है, अगर आपको जैसे आप ऐसा क्वेश्चन किए हो कि अगर 10 पेन का दाम इतना है तो एक पेन का दाम निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक पेन का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हो, 10 का भाग देते हो। तो अगर 360 डिग्री का जब कोण बना है उस समय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अगर 1 डिग्री का कोण बना उस समय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360। यही तो होगा ना। अरे 360 पे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बना, 1 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 360 का क्षेत्रफल बनेगा। तो अगर थीटा कोण बने, थीटा कोण मतलब 2 अंश, 3 अंश, 10 अंश, 50 अंश,
तब अब जब एक का पता होता है और जितने का निकालना होता है आप गुणा ही कर देते हो कि नहीं कर देते हो। अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, 10 पेन का मूल्य निकालने के लिए आप 5 × 10 50 ही तो बोलोगे। तो यानी अगर हमको थीटा कोण पर क्षेत्रफल निकालना होगा तो थीटा कोण पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणे थीटा डिग्री, क्योंकि ये तो एक पे है, 1 डिग्री पे क्षेत्रफल इतना है और थीटा डिग्री पे निकालना है तो थीटा का क्या कर देंगे, यही आपका क्या हो गया फार्मूला। कौन सा फार्मूला, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा। और जब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब आपको पता है कि त्रिज्यखंड दो होता है, एक आपका लघु त्रिज्यखंड होता है और एक आपका पूरा दीर्घ त्रिज्य। तो जब हम केवल त्रिज्यखंड का बात करेंगे तो हम हमेशा लघु त्रिज्यखंड का बात करेंगे। बात समझ आ रहा है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए तब तक हम समझेंगे कि अगर केवल त्रिज्यखंड बोला यानी वो लघु त्रिज्यखंड बोल रहा, ठीक है। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। और यहां पर हम कोण को किस में मापे, अंश में ना। अब कोण को आप अंश में ही मापते हो। अभी आप हायर क्लास में जाओगे, जैसे क्लास 11th में जाओगे फिर 12th में जाओगे तो वहां पर आप एक अन्य मात्रक भी देखोगे, रेडियन ना। तो फिलहाल अभी आप समझो कि हम लोग कोण को डिग्री में ही मापते हैं, वही अंश मापते हैं। इसको कहीं कहीं आपको ऐसा लिखता हुआ मिलता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लिख सकते हो नहीं ऐसा, अरे थीटा को पहले लिख दिए 360 बटे में, पाई आर स्क्वायर को इधर लिख दिए ना। ऐसा करने पे क्या हुआ, कोण एक जगह हुआ, बाकी पाई आर स्क्वायर आपका अलग हो गया। तो आपका जैसे मर्जी करे आप वैसे याद कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। ये बात समझ में आ रहा है ना, याद हो गया फार्मूला। देखो याद करने की क्या बात है, सीधा आपको पता है कि 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर बनता है, 1 डिग्री पाई आर स्क्वायर बटे 360। जितने का निकालना है पाई आर स्क्वायर बटे 360 में उतने कोण का गुणा कर दो। या अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो। क्या हुआ, दिक्कत है कुछ। अब सुनो, अब कभी कभी आपको ये पूछता है कि इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी वृत्त केंद्र ये आपका क्या रहा, त्रिज्यखंड। मान लो त्रिज्यखंड केंद्र पर कितना कोण बनाया है, इस जब हम लिख रहे हैं थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी जो त्रिज्यखंड आप निकाले हो ये त्रिज्यखंड केंद्र पर कितना कोण बन रहा है उस समय, थीटा कोण। ये क्षेत्रफल का फार्मूला, हम इसी क्षेत्रफल का तो फार्मूला लिखे कि नहीं लिखे, कब, जब केंद्र पर कितना कोण बन रहा हो, थीटा कोण। तो क्या इस समय इस चाप की लंबाई बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलो। सेम वैसे बता सकते हो, एक एक नियम से। आपको पता है कि जब आप पूरा घूम जाओगे तो पूरा चाप मिल जाएगा, परिधि मिल जाएगी, और परिधि का फार्मूला पता है 2 पाई आर। अरे पता है कि नहीं पता है। जब आप पूरा यहां से चलते 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 पूरा यहां पर घूम के यहां पर पहुंचोगे तो आपको पूरा कंप्लीट सर्कल मिला, और एक सर्कल की लंबाई यानी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर ना। सुनो, तो चूंकि आपको पता है कि जब पूरा घूमे तो कितना कोण बनेगा, 360 अंश माप वाले वृत्त की जो परिधि होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, पूरा 2 पाई आर। नहीं दिक्कत है यहाँ तक। तो अगर 1 डिग्री का कोण बनाएगा तब कितना लंबाई होगा, 2 पाई आर बटे 300। अगर हमको थीटा डिग्री पे निकालना है तो क्या बताओगे, 2 पाई आर बटे 360। तो 1 डिग्री पे इतना लंबाई मिलता है पर चाप की, और अगर हमको थीटा कोण पे चाहिए तो हम थीटा का क्या कर देंगे, गुणा कर दो। बात समझ आ रहा है ना। जब ये 1 डिग्री बन रहा होगा, मान लो इतने पे 1 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री पे आपको ये लंबाई कितनी मिली चाप की, 2 पाई आर बटे 360। अगर हमको थीटा का निकालना है तो बस हम इसे क्या कर देंगे, थीटा का, यानी आपका दूसरा फार्मूला क्या हो गया, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ये बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो क्यों ऐसा बोल रहे हैं ना। आपका ये त्रिज्यखंड बना ना, इस त्रिज्यखंड को बनाने वाला जो चाप यही तो रहा होगा, तो उसके संगत चाप मतलब उससे जो चाप बना है, समझ में आ रहा है ना। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो जब क्षेत्रफल का बात आएगा तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लिखोगे, और जब चाप की लंबाई का बात आएगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर लिख दोगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपसे पूछता है कभी कभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल पूछता है, वृत्तखंड का। अब ध्यान से सुनो,
जैसे वृत्तखंड क्या होगा, यही आपका 2 पॉइंट था चाप का, अरे चाप यही है ना, इस चाप का एंड पॉइंट यही है, अंत बिंदु यही है। इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे तो इस रेखा को आप क्या बोलते हो, जीवा। वेरी गुड। इस रेखा का क्या नाम है, जीवा। इस रेखा को आप जीवा ही तो कहते हो ना। जीवा क्या होता है, वृत्त पे स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आप जीवा बोलते हो। चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं, जैसे ये ओ है, ये ए है, और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, बी। और क्योंकि आपको वही बताया ना कि बताने के लिए इनके बीच में भी कोई एक पॉइंट लेते हैं, चलो इस पॉइंट को मान बोल देते हैं क्या, वाई। तो जो क्षेत्रफल निकाले हो ये त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड आपको जब लिखना होगा तो क्वेश्चन में आप ऐसे लिखोगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। देख लो ये बात, ये केंद्र था, ये त्रिज्या थी, ये संगत चाप हुआ, इनके बीच का ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसी को आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला। इस पॉइंट को ये तो सेंटर है ओ ही बोलोगे। चलो इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी। अब जब केवल आप ओ ए बी बोलोगे तो हो सकता है कि आप ओ ए बी त्रिभुज का बात कर रहे हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमको त्रिज्यखंड बताना होगा तो हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कितना वाई। तो इस त्रिज्यखंड को बोलना होगा तो इस त्रिज्यखंड को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है ना। ये आपने जो लिखा है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में मान लो अगर यहाँ पर सेंटर पर कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है, तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, त्रिज्यखंड। ये है क्या, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और जब चाप का बात आएगा तो आप क्या बोलोगे, चाप ए वाई बी की लंबाई, क्योंकि चाप तो यही इतना पार्ट होता है ना। अरे आपने यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई यानी ये लंबाई आपने लिखा है, तो इस लंबाई को यानी ए वाई बी, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, चाप ए वाई बी की लंबाई। कोई दिक्कत ना, ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना। फिर आपको पता है अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हैं, ये आपका जीवा हुआ, ये जीवा हुआ। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वही तो जीवा, वो वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड क्या है, जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्या और संगत चाप के बीच क्षेत्रफल, यानी पूरा क्षेत्रफल ना। तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड यानी केवल हमको इतना क्षेत्रफल चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, केवल हमको इतना क्षेत्रफल चाहिए वृत्तखंड के लिए। तो कैसे निकालोगे, आपको ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, उसमें से त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा दो तो ये आपका क्षेत्रफल बच जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको पता है, एक हीरोज फार्मूला होता है। फिर हाफ, अगर आपको परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप बता सकते हो। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, ये पूरा जो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल रहा था, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो बस ये नीचे वाला क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यानी अगर हमको लिखना होगा तो चलो वही फिगर से आप समझ लेना। हम यहाँ पर, ये आपका पहला फार्मूला था, ये आपका दूसरा फार्मूला होगा। अब तीसरा बात हमको क्या लिखना है कि थीटा कोण वाले, या हम ऐसे सीधे लिख दें, बताओ, वृत्तखंड, वृत्तखंड किस वृत्तखंड, वृत्तखंड के लिए आप क्या बोलोगे, ए वाई बी ना। वृत्तखंड ए वाई बी ए, हम ऐसे बोल देते ए वाई बी ए, यानी यही हुआ कि नहीं हुआ, ए वाई बी ए पहुंचे तो आपको पूरा ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्तखंड ए वाई बी ए का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल आप घटा दो, यानी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड कैसे बोले थे, ओ ए वाई बी, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ऐसे बोले थे ना। तो हम यहाँ पर कोष्टक में लिख दे रहे हैं, ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमको घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का नाम बताओ, ओ ए बी। अरे त्रिभुज को तो आप ऐसे ओ ए बी बता देते हो, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
जैसे आप ये घटाओगे आपको क्या मिल जाएगा, इस वृत्तखंड की क्षेत्रफल मिल जाए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। तो क्या वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का परिभाषा में लिखाना पड़ेगा, लिखा दे उसके। तो आप इतना लिखने से पहले थोड़ा सा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का भी परिभाषा लिख लेना। तो चलो पहले इतना कॉपी मत करो, इसके पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर ना, क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको आप क्या बोलते हो, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के बीच के क्षेत्रफल को क्या कहते हो, बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। देखो हम यहाँ पर जब क्षेत्रफल का बात करेंगे तो त्रिज्यखंड का मतलब केवल वो भाग, और जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे यानी उस भाग का क्षेत्रफल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेगमेंट ना, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या होता है वृत्तखंड, जीवा और संगत चाप। त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या और संगत चाप लेना है, और वृत्तखंड के लिए जीवा और संगत चाप लेना है। तो लिखना क्या, जीवा तथा वही संगत चाप के बीच के क्षेत्रफल को वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहते। ठीक है, हम यहाँ पर वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे। आप पहले इतना कॉपी करना, फिर उसके बाद आप ये तीनों फार्मूले लिख लेना। तो बस चैप्टर का इंट्रो यही है। अब हम लोग डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ अब चले। उदाहरण नंबर 1, चलो उदाहरण 1 में क्या बोला है, अब ध्यान से इधर सुनना। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं ये कई केंद्र है, तो ये त्रिज्या होगा ना, और ये त्रिज्या कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 30 अंश है। यानी त्रिज्याओं के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना हो, 30 अंश हो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो आपका पूरा क्षेत्रफल होगा यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बोलो, त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, इसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो आपको यही बोला है कि अगर केंद्र पर 30 अंश का कोण बने और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे त्रिज्यखंड का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जब निकालते हैं क्षेत्रफल तो हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको क्या बोला है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल, दीर्घ माने आपको ये भी क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दिक्कत है, अगर आप छोटे का क्षेत्रफल निकाल लिए तो पूरा क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर मालूम है। अरे एक वृत्त का कंप्लीट एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पूरे क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से आप इतना का क्षेत्रफल घटा दो, जो बचेगा आपका इधर का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, और नहीं तो अगर इधर का कोण 30 अंश है तो इधर का कोण कितना होगा, 330, क्योंकि एक सर्कल में 360 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है। तो अगर इधर 30 अंश का कोण बना तो इधर 330 अंश का कोण बनेगा, तभी तो 330 और 30 मिलकर 360 होगा। तो अगर इधर फार्मूला से लगाना चाहते हो तो इधर का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कोण 330 ले लो, तो आपको ये वाला पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले हम क्या करते हैं, इसका ये 30 अंश के कोण वाला क्षेत्रफल निकालो। तो चलो इस पॉइंट को चलो हम मान लेते हैं क्या, ए, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, बी, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर, जब भी आप अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। तो आपको दिया है कितना, त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 4 सेंटी, और सवाल में बोला है देखो पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.1। सवाल में आगे बोला है ना पाई बराबर कितना लेना है, 3.14। ठीक है, तो थीटा कोण वाले, चूंकि हमें पता है क्या, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, फार्मूला ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है फार्मूला,
थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अगर केंद्र पर कितना कोण बना, यहाँ पर 30 अंश का कोण बना, तो अब ध्यान से सुनो, तो जब केंद्र पर 30 अंश का कोण बना तो उस त्रिज्यखंड को आपने क्या बोला है, ओ ए वाई बी। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड, त्रिज्य, दिस इंप्लाइज त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कब निकाल रहे हो, जब थीटा बराबर कितना है 30 अंश। अरे 30 थीटा है यहाँ पर, बताओ इस त्रिज्यखंड के लिए थीटा बराबर 30 अंश है ना, तो बस ये बताओ 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर ना। तो कितना लिख सकते हो, देखो 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई के वैल्यू आपको कितना रखना है, सवाल बोला है 3.14 गुणे आर, आर क्या है रेडियस, रेडियस आपको कितना दिया 4, तो यानी 4 का स्क्वायर, ऐसा ही लिखोगे ना। तो 0 से और 3 से 1 काटोगे तो कितना आया 3 इक्के और 3 दूनी भारतीय 36 भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते थे, गुणे 3.14। अच्छा 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 है क्या, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, तो आप ये 4 से भी तो काट सकते हो, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो अब यहां पर कितना बचा, ऊपर 3.14, ऊपर कितना बचा 4 और नीचे कितना बचा 3। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये नहीं कटेगा ना 3 से, तो फिर आप क्या काम करो, पूरा इसका गुणा कर दो, फिर क्या करो भाग। तो आपको ऐसे एक एक स्टेप नहीं लिखना है ना, आप इतने के बाद ये स्टेप लिखो, फिर डायरेक्ट आप सोल्यूशन उसका आंसर बताओ, गुणा भाग अपना रफ में करो। बात समझ में आ रहा है ना, ये तो अभी समझाने के लिए एक स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, हासिल लगाए 4 1 के 4 1 5 और 4 3 12, 12.25 बटे 3। तो अब क्या करते हैं, आपको बता कि अगर ये दशमलव आपको हटाना है तो ऊपर से दशमलव हटाए, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, ये तो करते हो ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 1256 बटे 300, बोलो हमने ऊपर से दशमलव हटा दिया और नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, तो बस आप भाग दो। तो 1256 में जब आप कितने का भाग दोगे 300 का, आपको देखो जैसे सुधा आप 2 से काट के तब भाग दो, या दशमलव इतने पे ही रख के भाग दो, आपका जैसे मर्जी, आप जैसे जानते हो आप वैसे भाग दो, बस आपको इतने में इतने का भाग देना है, ठीक है ना। तो चलो तो बताओ कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी 1200 बचा, तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 5 बचा। अब आपको पता है दशमलव बढ़ाते हो फिर 0, फिर 3 दूनी 6, 600 होगा नहीं, 3 1 के 300 ही कर दो, तो कितना आया 0 6, यहाँ पर कितना बचा 2, दशमलव है तो 0, फिर 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 ना, तो 3 8 24, फिर कितना बचा यहाँ पर 2 से बचा। अब दशमलव फिर 0 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, फिर 3 6 18, फिर 2 से बचेगा, फिर 3 6 18, ये सब 6 आपका रिपीट होता जाएगा, यानी इतने को आप कितना लिख सकते हो 4.186। अब आपका माने दशमलव के बाद आप 3 अंक रखना, दशमलव के बाद आप 3 अंक रखो, आपका माने दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.1। देखो आप दूसरे अंक तक ही लिखना चाहते हो तो आप तीसरा अंक देखो, अगर तीसरा अंक यानी उससे अगला वाला अंक 5 से बड़ा है तो आप इसको 1 बढ़ा देते हो, और अगला वाला नंबर अगर 5 या 5 से छोटा है तो आप इसको वैसे ही रखते हो, ठीक है ना। तो देखो ये 6 5 से बड़ा है, हम इसी को लिख सकते हैं 4.19, लगभग ये आपका अप्रॉक्स आप इतना लिख सकते हो। अगर आपको इसी अंक तक छोड़ना है, 1 अंक तक, दशमलव के बाद 1 अंक तक छोड़ना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो आगे वाला नंबर, देखो आगे वाला नंबर क्या है आपका, 1 ज्यादा है ना, मतलब सॉरी 5 से ज्यादा है ना, अगर 5 ज्यादा है इसको 1 बढ़ा दोगे, यानी आप इसी को लिख सकते हो 4.2 लगभग। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको दशमलव के बाद जितने अंक तक छोड़ना है, दशमलव के बाद उतने अंक छोड़ो, और आपको मने तो आप भाग देख के जितना ले जाना चाहते हो वहां पर ले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ रहा है चीज। तो ये आया कितना, ये तो चलो हम जो बुक में आंसर है उसी आंसर को लेके चलते हैं। तो 4.19 ये क्या आया, 4.19 ये क्या आया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसके लिए केंद्र पर कितना कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। अब आपको साथ में क्या बोला है कि आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप 2 तरीके से बता सकते हो, एक तो आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इतना क्षेत्रफल घटा दो तो बचेगा, यही बचेगा क्षेत्रफल। तो चलो क्या काम करते हैं, पहले हम पूरे किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का ना। तो पहले एक काम करो, आप इतना कॉपी कर लो फिर हम मिटाए तब आगे। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो ये एरिया हम लिख लेते हैं 4.19 आया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, और 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग,
तो कितना आ जाएगा 3.14, 4 का वर्ग कितना हुआ 16। तो आप ये 16 में इसका गुणा करो, कितना आ जाएगा 16 चौका 64, 4 हासिल लगा 6, 16 1 के 16 और 16 6 22, 2 हासिल लगा 2, 16 3 48, 48 2 50। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो, यानी कितना आ जाएगा 50.24। लेकिन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया है 50.24, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है। हमको ये क्षेत्रफल चाहिए, ये क्षेत्रफल यानी ये पूरा क्षेत्रफल ना, ये क्षेत्रफल ये वाला, इसको क्या बोलोगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अरे ये लघु त्रिज्यखंड है ना, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो आप क्या बोलोगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है ना। अरे भैया पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओगे तो ही तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो ये हमने लिखा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने कैलकुलेट किया कितना है 50.24, इसमें से आपको घटाना है लघु का क्षेत्रफल, वही तो निकाले थे ना 4.19, तो कितना है 4.19। तो बताओ घटाओ कितना आ जाएगा, 14 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर बचा 1, 1 में से घटाओ कितना आ जाएगा 0, बाकी 50 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा 46, तो 46.05। ये लगभग आपका क्या आया, किसका क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का नहीं, केवल दीर्घ त्रिज्यखंड का। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालेंगे यार, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपने ये निकाला, समझ में आ रहा है ना। तो क्या है लिखिए भी तो ना, ये केवल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल केवल यहाँ से यहाँ तक, इतना नहीं, ये वाला, ठीक है। हाँ दिक्कत तो नहीं है किसी में ना, ये चैप्टर एकदम सरल है, बस गुणा भाग आना चाहिए। अगर गुणा भाग आ रहा है तो ये चैप्टर में बस 3 फार्मूले पूरा सवाल लग जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा बस वही त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालने में हल्का सा एक बार और दिक्कत आएगा, एक बार उसको समझ लोगे तो चैप्टर कुछ नहीं है, एक ही प्रश्नावली और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फिर से बोल रहे हैं, अगर कहीं हल्का सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि बेसिक ही आपका बनाएगा। नहीं दिक्कत है आगे चल रहे फिर हम, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 2 पे चलो, ठीक। अब देखो सब ध्यान से देखो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में बोला है आकृति 11.16, सॉरी 11.6 फिगर दिया है ना, तो ये आपका वृत्त बनाया है, ये आपका केंद्र था, ये एक त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, और ये आपका फिर जीवा हुआ, ये ए, ये बी, और इस पे एक पॉइंट आपको दर्शा दिया कितना y। कोण कितना बना 120 अंश, और त्रिज्या आपको कितना दिया 21 सेंटी, तो ये 21 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर ही होगा। दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड पता है ना क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल। याद रखो ना, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल। और बुक में यही तो दर्शाया भी है फिलहाल, लेकिन आप याद भी रखो ना, वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, ठीक है। अब बताओ ये क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए आपने तीसरा फार्मूला, जब तीनों फार्मूला आपने लिखा है तो तीनों फार्मूले में आपने देखो ये तीसरा फार्मूला वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालने का लिखा है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है ना। हमको जब लगाना है तो डायरेक्ट फार्मूला से नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड यानी ये पूरा क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या आप, और इसके पहले आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा। जैसे ये पूरा क्षेत्रफल आप निकालोगे, इसमें से बस इतना क्षेत्रफल घटा दो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बस ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले आपका टास्क क्या है, हमको क्या निकालना है, पूरे त्रिज्यखंड, इसको क्या बोलते हैं हम जो साइडेड कर रहे हैं, क्या है आपका त्रिज्यखंड है कि नहीं है, कैसे त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्या हुआ 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ नहीं हुआ, और इसके संगत चाप यही है, तो त्रिज्या
और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है यही तो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, जबकि कोण कितना है 120 अंश। तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हो। दिक्कत जो आपका त्रिभुज में, तो चलो पहले उसको हम निकाल के छोड़ देते हैं। त्रिज्यखंड, चलो पहले फार्मूला लिख दो, क्या, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, तो यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण बना 100, तो इससे जो त्रिज्यखंड बोला उसका नाम बताओ, ओ ए वाई बी ना। तो आप यहां से बोल सकते हो दिस इंप्लाइज दैट त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड नाम बताओ साथ में, ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। और आप कोष्ठक में लिख देना, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 120 अंश। तो कितना हो जाएगा 120 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का वैल्यू 3.14। अच्छा अब यहाँ पर समझो, सवाल में 22/7 दिया होगा ना। अगर नहीं दिया है मान लो, आप खुद ऐसा समझो, क्योंकि अगर आप पाई का दो ही ऑप्शन है, एक तो 3.14 या तो रखोगे या तो 22/7 रखोगे। 22/7 आप तब रखना जब आप देखना ऊपर वाला कोई वैल्यू 7 से कट रहा हो। जैसे यहाँ पर आर रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 21 7 से कटता नहीं कटता है, 7 फिर 21, तो फिर 3.14 न लिख के हम इसको क्या लिखेंगे 22/7। पाई की जगह कितना रखेंगे 22/7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, ठीक है। आपको पहले ये क्या करना है, सॉल्व करना है। करो सॉल्व। पहली बात 12 36, तो कितना बचा 1/3, अरे बोलो 12 1 के 12, 12 36, 0 से 0 काटो, ऊपर कितना बचा 22, नीचे कितना बचा, चलो ए हम यहाँ पर लेंगे। 21 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 21 गुणे 21 है कि नहीं है, देखो 7 3, और ये पूरा 21 मिलकर इस 21 को कैंसिल कर देगा, समझ में आ रहा है ना। तो बचा कितना ऊपर 22 और यहाँ पर कितना बचा 21। तो जब 22 में 21 का गुणा करो कितना 22 1 22, और इस 22 गुना 44, और 44 4 46, तो 462 आएगा। आप गुणा कर लेना 462 आएगा, लेकिन मात्रा ही बताने, मात्रा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है समझते नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर है कितना, फिलहाल वैसे क्षेत्रफल क्या आता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही जानते हो। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखो फार्मूला में रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस का मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। जो रेडियस लोगे उसी का आपको स्क्वायर बोलना है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम श्योर हो गए कि हमारा जो त्रिज्यखंड मिला है इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना होगा। अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यही तो घटाना है ना। अरे यही त्रिभुज तो घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल मिलेगा। इस त्रिभुज को हम बाहर बनाते हैं ज्यादा अच्छे समझने के लिए। ये है आपका पॉइंट ए, और ये आपका कौन सा पॉइंट है बी, और ये आपका सेंटर कहीं था ओ। कोई दिक्कत, ये भी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, और ये भी त्रिज्या थी आपकी 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने भी कल जो लास्ट वहां पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया, लास्ट से दूसरा क्वेश्चन, तो वहां पर आपने देखा कि नहीं देखा है, अगर हमको किसी त्रिभुज में परपेंडिकुलर पता चल जाए तो इस परपेंडिकुलर को हम हाइट बोलते हैं, और जिस भुजा पे ये परपेंडिकुलर होता है उस परपेंडिकुलर भुजा को हम बेस बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है बात। क्या करो, यहां से आप एक काम कर दो, परपेंडिकुलर खींच दो। क्या खींच दो, परपेंडिकुलर। जैसे आपने परपेंडिकुलर खींचा, क्या आपको ये पूरा भुजा पता है, पता है नहीं पता है, नहीं पता है, तब क्या काम करोगे, आपको हाइट पता है नहीं पता, अरे हाइट कहाँ पता है नहीं पता आपको, क्यों ये 21 है, ये 21 है, बस इतना पता है। एक चीज आपको ये पता है कि ये पूरा कोण 120 अंश है। तो अगर ये पूरा कोण 120 अंश है तो इधर आधा होगा इधर आधा होगा, क्यों 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 दो भाग में क्यों विभाजित करेगा, कोई ऐसा नियम है, कब ऐसी चीजें समकोण, यहाँ पर समकोण तो है नहीं, यहाँ पर तो समकोण नहीं है ना, फिर कैसे बताओ क्यों दोनों कोण बराबर होगा। अगर हमने कह दिया कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा तो ये तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हमने लंब डाला,
तो ये तो शीर्ष लंब है। क्योंकि केंद्र से ये तो सर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इसलिए लंब बनाए। हाँ तो ठीक है, हमने लंब ही तो डाला है। ये कैसे, ये सामने वाली भुजा पे जाके लंब है। अब हम कह रहे हैं ठीक है, चलो ये त्रिभुज है, हमने यहां से लंब डाला तो इधर का कोण कम होगा, इधर का कोण ज्यादा होगा, बराबर थोड़ा होगा कोण। तो हमेशा जो लंब होता है वो बराबर बराबर कोण में थोड़ा बांटता है। तब फिर ये कैसे बराबर बराबर कोण आपने बोल दिया? ये तो केवल हमने बोला लंब, फिर बराबर बराबर कोण। माध्यिका कैसे पता चला माध्यिका है? कहाँ कब? वही हम पूछ रहे हैं कि लंब होगा तो माध्यिका भी होगा, लेकिन कब? जब शीर्ष से खींचते हैं, मतलब हमेशा ये सभी भुजाएं शीर्ष से ही खींची जाती है, जब सामने वाली भुजा मध्य बिंदु नहीं। अब ध्यान सुनो, दो तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। अभी इधर सुनो, आपको ये बताया है कभी भी अगर बराबर भुजाओं के बीच से आप माध्यिका खींचो, बराबर भुजा के बीच से शीर्ष लंब खींचो, बराबर भुजा के बीच से कोण समद्विभाजक खींचो, तीनों में से कोई भी एक अगर आपने बोल दिया तो जो बचा दो है वो भी बोलना पड़ेगा आपको, वो भी अपने आप हो जाएगा। बताएं कि नहीं बात बताएं? क्या बताया, ध्यान सुनना। कभी भी अगर आपको कोई ऐसा त्रिभुज मिले जिसमें ये दोनों भुजा क्या हो, जरूर नहीं यही दोनों, चलो हम ये दोनों बराबर ले लेते। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो बराबर भुजा यानी समान भुजा के बीच से होके जाने वाला जो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, तो यह माध्यिका भी होगा। ये जो शीर्ष लंब है ये माध्यिका भी होगा। माध्यिका होने का मतलब मध्य बिंदु पे जाके मिलेगा, मध्य बिंदु जाके मिलेगा मतलब ये दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा। शीर्ष लंब आपने बोला था, खींचा था, हो क्या गया, माध्यिका भी हो गया, और साथ में कोण समद्विभाजक भी हो जाएगा। कोण समद्विभाजक यानी ये जो पूरा कोण बना है उसका ये आधा आधा बांट देगा। लेकिन शर्त है, हमेशा नहीं। किसी भी त्रिभुज में आप शीर्षलंब खींचोगे माध्यिका नहीं होगा, किसी भी त्रिभुज में आप शीर्षलंब खींचोगे वो कोण समद्विभाजक नहीं होगा। सिर्फ ऐसे त्रिभुज में जब आप बराबर भुजाओं के बीच से खींचे हो। शर्त है, क्या शर्त है? समान भुजा के बीच से अगर आपने शीर्षलंब खींचा है तो माध्यिका भी होगा और कोण समद्विभाजक भी होगा। कोण समद्विभाजक यानी यहाँ कोण को बराबर बांटेगा। अगर हमको बोल दे कि हमने कोण समद्विभाजक खींचा तब तो शीर्षलंब भी हो जाएगा, माध्यिका भी हो जाएगा। तीनों में से कोई एक बोलो, अपने आप दोनों हो जाएगा। तो चाहे किसी को जो माने सो बोलो, लेकिन शर्त बस याद रखो। शर्त क्या है? समान भुजा के बीच से खींचा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर नहीं है ना, क्या दोनों भुजा बराबर है? जब दोनों भुजा बराबर नहीं है फिर शीर्षलंब ये होगा, माध्यिका ये होगा, हो सकता है कोण समद्विभाजक ये हो। तीनों के लिए अलग अलग आपको लाइन खींचना पड़ेगा, लेकिन एक ही लाइन तीनों का काम कर जाएगा। बस कब? जब बराबर भुजा के बीच से खींचो। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आओ हम इस बात को, ये भी जो ऐसे बोल रहे हैं, इसको हम सर्वांग समता कसौटी से प्रूव करते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे। शायद ये त्रिभुज उल्टा है इसलिए आपको थोड़ा कम फील आ रहा है। हम एक इसी त्रिभुज को सीधा करके समझा दे क्या आपको? अरे जब सीधा के लिए सही है तो उल्टा के लिए भी सही होगा ना। ये आपका ये पॉइंट यहां पर आया ओ, ये जब आपने इसको ऐसे पलटा तो ये पॉइंट तो इधर ही रहेगा ए, और ये पॉइंट आपका इधर क्या है बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, यहां से सामने वाली भुजा पे क्या डाला है, परपेंडी, कोई दिक्कत? अरे पर अपने मन से लंब खींचे है ना, हमको सिद्ध करना कि हमने ये जो लंब खींचा है यह कोण समद्विभाजक भी है। कोण समद्विभाजक होने का मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा। हमको ये भी सिद्ध करना कि ये माध्यिका है, माध्यिका होने का मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये भुजा दोनों बराबर होगी, यानी ये मध्य बिंदु होगा। ये प्रूफ करना, तो कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान समझो। क्या एक त्रिभुज आपको इधर दिखा, मान लो एक किसी पॉइंट पे अभी आपने ओ बी, चलो इसको बोल देते हैं सी, तो क्या ये कोण 90, आपको दो त्रिभुज दिखा, एक इधर वाला त्रिभुज और एक इधर वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपने जैसे परपेंडिकुलर खींचा, अगर इधर 90 अंश होगा तो इधर भी 90 अंश होगा। तो क्या इस त्रिभुज में आपको एक राइट एंगल मिला, इस त्रिभुज में आपको एक राइट एंगल मिला? पक्का। 90 अंश के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हो, कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हो, कर्ण। इसका भी कर्ण 21 सेंटीमीटर, इसका भी कर्ण तो 21 सेंटीमीटर है। क्या दोनों का कर्ण बराबर हो गया? यानी आपको क्या मिला, एच, अरे हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, क्या ये साइड दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है कि नहीं कॉमन है? अरे इस त्रिभुज में भी ये भुजा है, इस त्रिभुज में ये भुजा है, एक साइड भी बराबर हो गया। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होगा तो कोण 1 90 अंश होगा ही होगा।
अगर उसका हाइपोटेनस बराबर हो जाए यानी कर्ण भी बराबर हो जाए और कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो RHS सर्वांग समता कसौटी से आप दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोलते हो कि नहीं बोलते हो, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने का मतलब सब कुछ बराबर, सभी संगत भाग बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण इसके बराबर, फिर ये कोण इसके बराबर, फिर ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना। और कैसे अगर लिख के आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो कौन कौन सा त्रिभुज जब आप सर्वांग सम लिखते हो तो OCA त्रिभुज OCA यह सर्वांग सम हुआ किस त्रिभुज के, OCB त्रिभुज OCB। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अरे RHS सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, तो जो कोण O है ये O के बराबर होगा, यानी इधर का कोण A इधर के कोण O के बराबर हो जाएगा। ये जो कोण C है कोण C के बराबर होगा, C वाला तो 90-90 पता ही है। जो कोण A है वो कोण B के बराबर होगा, यानी A वाला किसके बराबर हो जाएगा, B। ये तो कोण का बात की। अब भुजा का बात करूं, जो भुजा OC होगा पहले दूसरे OC तो OC के बराबर ही होगा, ये कॉमन है, और ये OC आपका उभयनिष्ठ भुजा। फिर दूसरा तीसरा यानी CA, दूसरा तीसरा यानी CB, तो CA कहाँ है ये और CB कहाँ है, बराबर हुआ। फिर आपका OA बराबर होगा OB के, ये तो पहले से ही बराबर है 21-21। तो देखो ये दोनों भुजा बराबर था कि नहीं बराबर था। अब जैसे दोनों भुजा बराबर हुआ आपने B से परपेंडिकुलर खींचा तो ये सब कुछ हो गया, यानी ये कोण समद्विभाजक भी हो गया। कोण समद्विभाजक होने का मतलब ये जो कोण समद्विभाजक तो पता है क्या होता है ना, कोण समद्विभाजक क्या होता है, कोण को समान दो भागों में भाजित करने वाले यानी बांटने वाला रेखा। तो देखो यही तो रेखा इस पूरे कोण को बराबर दो भाग बांटा, तो इस रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और साथ में माध्यिका भी है, क्योंकि माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हुआ तो फिर ये मध्य बिंदु होगा, तभी तो बराबर बराबर बटा, तो ये मध्य बिंदु हुआ तो ये माध्यिका भी हो गया। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि अगर दो भुजा बराबर है उसके बीच से हमने शीर्षलंब खींचा, अपने मन से बोल दिया कि ये शीर्षलंब है, और जैसे हमने इसको शीर्षलंब बोला कोण समद्विभाजक की बात भी प्रूफ होके आ गया और बाद में माध्यिका भी प्रूफ होके आ गया। तो आप डायरेक्ट ना याद रख लो इसको, क्या कि अगर कभी भी बराबर भुजा के बीच से आपने शीर्षलंब खींचा तो वह कोण समद्विभाजक भी हो जाएगा और वो माध्यिका भी हो जाएगा। अब वो बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आपको ये भुजा निकालना होगा तो आप त्रिकोणमिति थोड़ा सा पढ़े हो, मतलब पढ़े पूरा हो, इसमें थोड़ा सा त्रिकोणमिति का काम है। जैसे अगर यहाँ पर आपको पूरा कोण 120 अंश दिया था तो बोलो तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो क्या त्रिकोणमिति पूरा ऐसा कितना क्वेश्चन की हो, एक कोण आपको पता है, जैसे ये कोण आपको 60 अंश पता है और आपको एक भुजा पता होगी 21, आप ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। अरे सामने ये चाहिए तो लंब चाहिए, लंब कर दिया साइन लगा दो, ये चाहिए आधार है, आधार कर चाहिए काश लगा दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो फिर इस चले, हमको ये चाहिए क्यों, चाहिए क्यों, क्यों निकाले इसको। अरे भैया ये हाइट है और ये आपका पूरा बेस है, जब आपको बेस मिलेगा हाइट मिलेगा तभी तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता पाओगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सब हमको चाहिए। तो ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये सब दिखाएंगे पूरा कि देखो भैया ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम है इसीलिए आपका क्या है, ये माध्यिका है, माध्यिका है शीर्षलंब है इसलिए कोण बराबर होगा, ये सब होगा, सब कुछ आपको दिखाना। तो अच्छा ये फिगर आपने फिर से बनाया ना, फिर ये फिगर आप बाद में अलग से बना लो। ये पॉइंट आपका O था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट आपका B था, ये पूरा कोण आपका कितना था 120 अंश। हमने क्या किया, O से होने वाली भुजा पर लंब यानी ये, और मान लेते हैं जाके कहाँ लंब पड़ा, चलो इस पॉइंट को हम अपने मन से कुछ बोल देते हैं, CDPQ जो बनना है सो बोलो। तो हम इसको क्या बोल दिए C। तो अब हमको क्या दिखाना है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सबसे पहले दिखाना सर्वांगसम है। बात समझ आ रहा है, जब सर्वांगसम होगा तभी तो बोलोगे इधर का कोण 60 होगा इधर का भी कोण 60 होगा। तो पहले आओ क्या दिखाते हैं, सर्वांगसम। अब त्रिभुज OAB में, OAB में क्या की, OC परपेंडिकुलर टू AB खींचा। आपने ही तो किया ना इस त्रिभुज OAB में। अब चाहे आप यहां पर फिगर मिलाओ चाहे हमने अलग से बना दिया, यहाँ पर आप देखो जहां मैंने आप वहां देखो, इस त्रिभुज में हमने OC परपेंडिकुलर टू AB खींचा। AB के परपेंडिकुलर ये खींचे कि नहीं खींचे, अगर इधर 90 अंश का कोण बनेगा तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको एक बार इधर देखना है और एक बार आपको इस त्रिभुज में देखना है। तो किस किस त्रिभुज में, त्रिभुज OCA और OCB में, त्रिभुज OCB में। चलो बताते चलो, पहले हम पहले वाले त्रिभुज के लिखेंगे फिर हम इधर वाले त्रिभुज के लिखेंगे। सबसे पहले आप RHS से होगा ना तो राइट एंगल लिखते हैं, राइट एंगल यानी 90 अंश बताएंगे। देखो ये OCA,
कोण ओ सी ए ये बराबर है उस कोण के यानी ओ सी बी के, कोण ओ सी बी, और ये दोनों क्या है 90 अंश, दोनों क्या है, तो आपका राइट एंगल का काम किया। ठीक है, मैं इसे कोष्ठक में लिख देते हैं, और अपने समझने के लिए, पेपर में आपको ऐसा नहीं लिखना है, अपने समझने के लिए। फिर हमको हाइपोटेनस बताना है, आर एच, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, 90 अंश के सामने वाला क्या होता है कर्ण, 90 अंश के सामने वाला क्या होता है कर्ण, ये भी 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या। तो हम बताएंगे कि क्या ए ओ यह बराबर है किसके, बी ओ के। अरे इधर ए ओ बोले तो उधर बी ओ बोलो, अगर ओ ए बोलना तो ओ भी बोलना, तो ए ओ बराबर किसके बी ओ, और क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। आप लिखना है तो आप लिख सकते हो कोष्ठक में, ये दोनों क्या है आपका त्रिज्या। तो आपका हाइपोटेनस हाँ दिया है, जैसे भी आपका लैंग्वेज कई तरीके से आप बना सकते हो, और ये आपका क्या है हाइपोटेनस। अरे हाइपोटेनस का काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। फिर हमको एक साइड चाहिए, कौन सा साइड, देखो ये साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी क्या CO ये बराबर है CO के। अरे इस वाले त्रिभुज में CO, उस वाले त्रिभुज में ये CO है, और क्यों, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ क्या भुजा, तो ये एक साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो RHS सर्वांग समता से, तो दिस इंप्लाइज दैट RHS क्या सर्वांग समता कसौटी से, दोनों त्रिभुज क्या हुआ सर्वांग सम कसौटी से। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ सी ए ना, त्रिभुज ओ सी ए यह सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ओ। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर ओ सी ए चले तो इसमें भी ओ सी बी चलना, जैसे इधर चले हो वैसे इधर चलना, यानी त्रिभुज ओ सी बी। ठीक, और जैसे ये त्रिभुज आपका दोनों सर्वांग सम हुआ, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कौन सा कोण, कोण, इस कोण को कैसे लिखोगे, केवल इतना कोण बताना है आपको, ये कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी ये बराबर हुआ इस कोण के। अब यहाँ पर देखो जैसे इधर बताओ वैसे उधर बताओ, यहाँ पर ए ओ सी बताओ तो यहाँ पर बी ओ सी बताओ, तो यानी किसके बराबर कोण बी ओ सी के। हमको ये बराबर बराबर कोण, यानी ये भी 60 अंश हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 60 अंश, लिख दिए यहाँ पर क्या, यानी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि पूरा 120 अंश था, आधा आधा करोगे 60 ही मिलेगा, और साथ में ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगी सर्वांग सम हो गया ना दोनों त्रिभुज। तो यानी दिस, और क्या आप बोल सकते हो, एंड AC ये बराबर हो जाएगा किसके BC के, ये जो आपका AC है ये किसके बराबर हो जाएगा BC के। और ये दोनों आपने कैसे लिखा है, पाई CP CT, CP CT क्या होता है बता आप ना, जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है उसके सभी संगत भाग क्या होते हैं बराबर। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम मिला तो अगर चाहे उनके संगत कोण को बराबर लिखो चाहे उनकी संगत भुजा को बराबर लिख दो, तो वो उसे क्या कहते हैं बाई CP CT, यानी करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग वो सदैव क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आपने प्रूफ कर पाया कि ये कोण 60 अंश होगा, ये कोण 60 अंश। अब जैसे ये कोण 60 अंश होगा हम ये भी बता लेंगे, और ये कोण 60 अंश बोले तो हम ये भी बता लेंगे, और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा और ये आपका आधार। और जब इतना पता चलेगा इसका दुगना कर दोगे पूरा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो हमको बेस भी पता चला हाइट पता चला, तो हम त्रिभुज का क्या निकाल पाएंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम आगे इसका क्षेत्रफल ये आगे बात बढ़े। आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो हम इसे अलग से लिख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 462। ठीक है, चलो अभी हर स्टेप हम लिख रहे हैं। अभी देखोगे जब 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे फिर थोड़ा थोड़ा जब आपको समझ में आने लगेगा तो हम इसको क्या कर देंगे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे ना, इतना पूरा हर एक लाइन स्टेप लिखने का काम नहीं रहेगा। तो ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमारा देखो पूरा मेन मकसद है इसकी हाइट निकालना और ये भुजा निकालना। तो ठीक है, तो पहले इस त्रिभुज में किस त्रिभुज, त्रिभुज AOC, त्रिभुज चलो ACO बोल दो ना, समकोण वाले को 20 बोल दो। त्रिभुज ACO में हमको ये निकालना है, यानी OC। देखो अब आओ, ये पूरा ये कोण कितना हुआ 60 अंश, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हो लंब, आपको ये पता है ना, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है 90 अंश के सामने वाली क्या होती है कर्ण। तो फिर ये आधार हुआ, अगर ये आधार चाहिए तो हम कास लगाएंगे, अरे आधार के फार्मूला कास। तो ठीक है, कास 60 अंश, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी CO बटे कर्ण। कर्ण देख के बताओ कितना है AO ना, ये आधार बटे कर्ण, कर्ण यही तो आपका है AO,
तो cos 60 अंश का वैल्यू भूल गए क्या है? 1/2, ठीक। 1/2 बराबर CO निकालना है ना, तो CO ऐसे रहने दो। और AO का वैल्यू पता है कितना? 21। तो कितना आ जाएगा ये? 21/2। ये कितना मिला आपको? CO। और ये किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में। तो CO बराबर आपको कितना मिला? 21/2 सेंटीमीटर। हमको ऊंचाई पता चला। अब ये निकालना है, तो ये कोण के सामने वाला लंब है, लंब यानी साइन चाहिए। तो इसी त्रिभुज में हम साइन 60 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो साइन 60, साइन थीटा बराबर लंब। लंब कितना आपका? AC या CA बटे कर्ण। कर्ण तो आपका यही है, कितना? AO। तो साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 होता है। AC निकालना है, AO पता है कितना? 21। तो 21 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब 21 इधर जाएगा तो 21 √3/2 यही सेंटीमीटर में आपको क्या मिल जाएगा? AC। लेकिन हमको AC नहीं चाहिए, हमको ये पूरा चाहिए। तो पूरा यानी AB चाहिए। तो जब ये बराबर है तो पूरा इसी का दुगना कर दो, पूरा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो आप यहां से लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट AB ये किसके बराबर होगा? AC गुणे 2 और AC का दुगना। तो यहां से क्या हो जाएगा? AB बराबर AC मिला कितना है? 21 √3/2 गुणे 2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो आपको पूरा AB बराबर कितना मिला? 21 √3 सेंटीमीटर। तो हमको यही तो आपका है आधार और यही आपका क्या है? ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने में देरी क्यों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज OAB, त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? AB इंटू हाइट। हाइट क्या है? CO OC जो मन हो सो बोलो। तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू AB। AB का वैल्यू कितना मिला है? 21 करड़ी में 3। और OC का वैल्यू कितना मिला है? 21/2। ठीक। तो कितना हुआ? 21 में 21 का गुणा कर दो। 21 में जब 21 का गुणा करोगे, या एक काम कट नहीं रहा है कुछ, ठीक है। तो 1 2 2 4 4 4 1। तो कितना आ जाएगा? 441। और ऊपर कार्डिम में 3 बचा है और नीचे 2 दूनी 4। तो अब 4 का भाग दो ना। तो 4 का भाग दोगे 4 1 4 1। अब भाग ही नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 10। 4 दूनी 8। तो इतना लिखो। अभी 2 बचा है, 4 5 20। अरे 2 बचा है तो 10 बढ़ाओगे 0 उतरेगा ना, 4 5 20। इतना मन भाग कर सकते हो। तो 110.25 गुणे करड़ी में 3। उसमें भी जो आंसर है वो करड़ी में छोड़ा, तो आप इसको सॉल्व मत करो, इसे ऐसे रहने दो। तो ये आपको क्या मिला? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको केवल इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए था। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? घटाना है। तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि वृत्तखंड, और वृत्तखंड का नाम बताओ? AYB। वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्र। और त्रिज्यखंड का नाम बताओ? त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड AYBO। त्रिज्यखंड ये पूरा है ना? त्रिज्यखंड AYBO का क्षेत्रफल, इसमें सबको क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। किसको? यही त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना है। त्रिभुज यानी त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का क्षेत्रफल AOB बोलोगे ना, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो बताओ कितना आ जाएगा? बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने यही तो निकाला था, 462 आया था। तो 462 माइनस ये कितना आया है? 110.25 करड़ी में 3। तो आपका वो बटे में ही करके बोला है, वो पूरा इतना गुणा भाग नहीं किया, हम दशमलव में कर दिए। तो इसी पे आप आंसर करो। तो अब ये कितना आ जाएगा? चलो, चाहे आप इसी पे आंसर रखो या आपको कुछ इसमें से जो कॉमन दिख रहा है आप इसमें कॉमन लो। ये क्या आया? आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? कॉमन ले ले। कॉमन लेके दिखा। चलो, तो कॉमन कितना मिलेगा? देखो पहली बात तो ये 4 से नहीं कट रहा है। 4 से कटेगा 110। 4 दूनी 8 9 10 11 नहीं, 4 से नहीं कटेगा ना। तो जब 4 से नहीं कटे फिर कॉमन कितना मिलेगा? कॉमन लेना तब अच्छा रहता जब यहाँ पर ऐसा 441 से रख देते। ठीक है, बहुत करेंगे 2 कॉमन लेना, लेकिन नहीं दशमलव यहाँ पर 2.5 भी है ना, जाने ही देना पड़ेगा। क्योंकि 0.25 है तो 0.25 में से कुछ कॉमन नहीं ले, 5 कॉमन मिलेगा, 5 ये नहीं कटेगा। 5 2 7 7 1 8 1 9 3 6 2 8 8 4 12 3 कॉमन ले सकते हो ना, 3 कॉमन ले सकते हो। तो फिर आप इतने पे छोड़ो यार, इतने पे ही छोड़ो आंसर। ठीक है,
तो आप इसी पे आंसर छोड़ दो, या आपको अगर इसमें से 3 कॉमन लेना है, क्योंकि ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो आप 3 कॉमन लेके छोड़ सकते हो, वरना आप इसी पे आंसर छोड़ो। तो ये समझ में आया है ना आपको? देखो कुछ नहीं करना, फिर से एक बार आपको सुन लो करना क्या है। जब कभी भी आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, सबसे पहले आप तुरंत क्या करो, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का। तो जो दिक्कत है केवल वृत्त का क्षेत्र, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 स्टेप करना है आपको। सबसे पहले उस त्रिभुज को एक परपेंडिकुलर खींच के सर्वांगसम दिखा दो। जैसे सर्वांगसम दिखाओगे ये कोण बराबर हो जाएगा, तो आपको एक कोण मिल जाएगा। इस कोण की सहायता से आप इतना निकाल लोगे, फिर इतना निकाल लोगे, ये जितना आएगा उसका डबल कर दोगे, पूरा मिल जाएगा। तो आपको हाइट मिला, बेस मिला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल पाओ। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप पहले ही निकाले रहोगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा लंबा है, दिक्कत नहीं होगा। तो बस प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।